दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। दोस्तों फाइनली नरेंद्र मोदी ने नीट मुद्दे पर अपनी आवाज खोली है और उन्होंने रात के 12 बजे एक वीडियो मैसेज जारी किया है और उसमें उन्होंने माना है कि नीट का जो इशू है, पेपर लीक का जो इशू है, वह बहुत बड़ा इशू है और इसे वो एड्रेस करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता सुझाया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और उसमें उसकी सुनवाई होगी और जो पेपर लीक के जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोई भी दोषी हो, फास्ट ट्रैक से सजा मिल भी जाए तो क्या वो दोषी सिद्ध हो पाएगा? उसे फिर उसी लंबी कानूनी प्रक्रिया से फिर से गुजरना होगा। हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अपील का रास्ता उसके पास रहेगा। फिर वो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेगा और अंत में क्या होगा हम लोग सब जानते हैं। 2024 नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था, उसके खिलाफ सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और कह दिया कि हमें इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और वो छूट गया। हर अपराधी का अंततः अंजाम यही होता है, वह जो है, और जो खासकर जो हाई प्रोफाइल के मामले में होता है, वो कानूनी पेच में इस तरह से मामले को उलझा देता है। आप अरविंद केजरीवाल का देखिए। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, अरबों रुपये कमाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, खरबों रुपये। आज अरविंद केजरीवाल का सिर्फ दलील यही है कि मनी ट्रेल कहां है, चैन कहां है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल इतना आलीशान जिंदगी जी रहा है, वो कहां से जी रहा है? उसके बाप ने पैसा जमा करके रखा था क्या उसके लिए, या उसकी माता ने जमा किया था, या उसको दहेज में मिला था? स्पेसिफाई करे। वह तो झुग्गियों में रहता था ना। तो आज झुग्गियों में रहने वाला अरविंद केजरीवाल प्राइवेट जेट से कैसे चलता है? आज झुग्गियों में रहने वाला अपनी बेटी की शादी आलीशान 5 स्टार होटल में कैसे करता है? तो करप्शन का बहुत लंबा दोस्तों इतिहास है। आप देख लीजिए, यही अरविंद केजरीवाल 2011 में 2G कोल, ये वो स्कैम पे स्कैम होते थे। 1,76,000 करोड़, 1 लाख इतना करोड़, और अंत में निकला क्या? सुरेश कलमाड़ी को कॉमनवेल्थ घोटाला में बरी कर दिया गया। ए राजा को 2G स्कैम में बरी कर दिया जाता है क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं। आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव, उसे सजा मिली हुई है लेकिन वो बीमारी का बहाना बनाकर बाहर रह रहा है और तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, और तमाम न्यायपालिका जो है ये तमाशा देख रही है। वो ये देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बाहर फ्रीली होके घूम रहा है, अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, अपना ऑपरेशन करा रहा है, पार्टी की मीटिंग अटेंड कर रहा है, रैली भी कर रहा है, और जैसे ही उसके बेल खत्म होने की बारी आएगी तो एक मेडिकल रिपोर्ट लेके पहुंच जाएंगे कि इनको दिखता नहीं है, चलता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। तो ये तो हमारे न्यायपालिका का हस्र है और ये एक हार्श रियलिटी भी है जिसे हमको और आपको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे आधे अधूरे मन से कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा, अब दोस्तों देखिए नरेंद्र मोदी के साथ समस्या क्या है। नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बड़ी समस्या है। नरेंद्र मोदी को अगर कोई उनका जो क्या उनको शब्द कहते हैं, समझ लीजिए समर्थक, अगर उनके समर्थक या शुभ चिंतक अगर नरेंद्र मोदी को कुछ एडवाइस करता है तो नरेंद्र मोदी उसको भाव ही नहीं देते हैं। दोस्तों एक वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, हम लोग सब जानते हैं उन वकील को। PIL मैन कहा जाता है इन्हें। हजारों PIL इनके सुप्रीम कोर्ट में पर डे सुनवाई होती है किसी न किसी PIL पे, और इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर PIL फाइल नहीं किया है। लेकिन इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी बहुत सारे एडवाइसेस आई होप दे रखे होंगे,
बहुत सारे, इनको बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इनका एक भी बात माना है आज तक? इनकी एक भी बात का इंप्लीमेंटेशन किया है नरेंद्र मोदी? तो जब नरेंद्र मोदी अपने शुभचिंतकों की बात नहीं मानेंगे, सोचिए जब यूजीसी विवाद आया था तो जितने भी सवर्ण हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन किया था। हालांकि उन्होंने इतना उग्र आंदोलन किया नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि सवर्ण जाएंगे कहां, ये तो घूम फिर के हमारे ही पास आएंगे। मैंने भी विरोध किया था, मैंने भी कविता लिखी थी, लेकिन फिर उस कविता की बत्ती बना ली। मैंने कविता लिखी, एक दो जगह पोस्ट किया, बस बात खत्म। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे जो समर्थक हैं, अगर वो आंदोलन कर भी लेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। तब यहां पर फिर कॉकरोच जनता पार्टी तिलचट्टे, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो आते हैं और वो नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला देते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने जो वीडियो है उसका टाइटल रखा, थंबनेल रखा यही, और मोदी जी आ गया स्वाद। जब आप अपने शुभचिंतकों की बात नहीं मानेंगे, अपने समर्थकों को आप इग्नोर करके चलेंगे, तो ऐसे तिलचट्टों के आगे आपको झुकना पड़ेगा। गए ना जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, आपके इतने सीनियर मंत्री गए ना कॉकरोचों से मिलने के लिए, 20-22 साल का लड़का है, उसके सामने जाकर वो आकर अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं कि ये हमारी 3 डिमांड है। डिमांड नंबर 1 नॉन नेगोशिएबल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। डिमांड नंबर 2, जितने भी छात्र सुसाइड किए हैं उनके पेरेंट्स को कंपनसेशन के रूप में 1 करोड़ रुपीस। और तीसरा, जितने भी एफआईआर हुए हैं सीजीआई, जैसे ये सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में, सबके खिलाफ एफआईआर वापस लेना होगा। और आपने सब पर सहमति जताई है। आपका मौन धारण तो मुझे समझ में नहीं आता है। किसान आंदोलन भी चल रहा था तो ऐसे ही आप मौन धारण करके रह गए, कोई संवाद ही नहीं करना चाहते हैं। मैं शुरू से देख रहा हूं, 2014 से मैं देख रहा हूं, आप नरेंद्र मोदी जी होशियार बहुत बनने का कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि हमसे ज्यादा बिजनेसमैन धरती पे कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई धरती पे है ही नहीं, हमसे ज्यादा टफ नेगोशिएटर धरती पे कोई है ही नहीं। दोस्तों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो उस समय ये लोग कहते थे कि 5 लाख तक जो इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए, राइट। हम लोग भी उस समय इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर देंगे। किया उन्होंने, फिर दिमाग लगाया टैक्स फ्री कैसे करेंगे, तो इतने तक अगर आपकी इनकम है तो रिबेट मिलेगा, उसके बाद अगर 1 रुपया भी ज्यादा इनकम होता है तो पूरा पे टैक्स लगेगा। आज 12 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम है, लेकिन उसमें भी टर्म कंडीशन है। आपने थ्रू आउट 0 to 12 लाख टैक्स फ्री नहीं किया है, ठीक है ना। आपका हर इंप्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन में भी आपने ऐसे ही कुछ किया। क्यों किया? जब आपको खुले मन से देना ही नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पैसा है वो आपके पिताजी का है। आप 1 रैंक 1 पेंशन इंप्लीमेंट कर रहे थे तो आप थ्रू आउट इक्वल कर देते कि जिससे कोई भी आदमी नहीं आता, लेकिन आपने उसमें भी लूप होल छोड़ दिया। 1 रैंक 1 पेंशन आपने लागू किया, सैनिक सब 40 साल से लागू नहीं हो रहा था तो शांत थे, लेकिन जैसे ही आपने लागू किया, आधे खुश थे, आधे लोग आपके विरोध में खड़े हो गए, राइट। तो आप हर मुद्दे पर ऐसा ही कुछ करते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत सोचते रहते हैं कि अच्छा अगर हम इतना कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ऐसा करते, कुछ इसमें टर्म्स कंडीशन रखते हैं। आप शुरू से ऐसा कर रहे हैं, आज ऐसा नहीं है। तो आपके साथ तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर आपको विपक्षी गाली देते हैं ना, राहुल गांधी कहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सही करते हैं आपके साथ है, आप इसी लायक भी हैं शायद।
आप देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ क्या कर रहे हैं, लेकिन फाइनल आउटपुट जो आता है उसमें आप जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। हर चीज में आप कहीं ना कहीं कुछ पेंच फंसा देते हैं। ये अब जैसे देखिए नीट पेपर इशू 2014 के बाद आए थे, तो आपको तो पता नहीं था क्या कि 2014 से पहले भी पेपर लीक हो रहा है? तो आपने इसे एक्सट्रीम तक, आंदोलन होने तक वेट क्यों किया? आप एथेनॉल पर भी, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा आंदोलन हर बार हो तो ही अब हम मानेंगे। आपने लोगों को रास्ता बता दिया कि आप झुकते हैं। इतना दिन से तो आप झुके नहीं थे ना, अब आप झुके हैं। अब देखिएगा आपको ये अपोजिशन वाले अब आपको पानी पिला के मारेंगे, राइट? ये आपने अपने लिए खुद गड्ढा खो दिया है और सिर्फ आपका चाल चरित्र है ऐसा। जिस चीज को आप एक बार में कर सकते थे उस चीज को आपने 50 बार में भी सही नहीं किया। इतने सारे कानून के बारे में अश्वनी उपाध्याय बोलते हैं कि कीजिए कीजिए कीजिए, लेकिन आप प्रोटेस्ट के डर से ये नाराज हो जाएगा, ये वोट बैंक चला जाएगा। वैसे भी आपको कौन सा वोट बैंक दे रहा है? आप उन्हीं दो कम्युनिटियों के पीछे पड़े हुए हैं जो आपको वोट नहीं देता है, और जो सबसे ज्यादा आपको गाली देता है आप उनकी हाल समाचार पूछते हैं। हेलो जी, चोट लग गया आपको? आप ठीक है ना? याद है ना बनारस के आपके कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे अजय राय, वो बीमार हुए तो आपने उनका कुशलक्षेम पूछा, बढ़िया बात है। लेकिन सोचिए उस आदमी ने क्या किया? जे हॉस्पिटल से निकलते ही आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। इसका मतलब आप सही आदमी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आप आदमी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे सबके साथ हम करते जाएं और लोग गालियां सुन रहे हैं। आपको तो गाली सुनने में मजा आता है। आपको कोई गाली दे रहा है तो आप कहते हैं ना कि गाली का आप सीढ़ी बनाकर आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो आपके समर्थक हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उसको तो लगता है खराब, वो तो आपके इतने बड़े दिल वाले नहीं हैं। तो मैं अभी भी कहूंगा मोदी जी कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको करना है। आपने एक भी काम 370 को छोड़कर एक भी काम अपने करेजियस वे में जाकर किया हो, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, ठीक है ना? ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी आपको लोगों ने गुमराह किया है कि अगर पत्नी केस कर देगी, पति जेल चला जाएगा तो लोग यहां खाने कौन देगा? अरे तो अगर इस हिसाब से अगर कोई आदमी ये कहे कि जी मैं इकलौता आदमी हूं मेरे घर में और अगर हमने कर दिया है मर्डर, तो अब हम जेल चले जाएंगे तो मेरे घर वालों को देखेगा कौन? अगर ये नियम सब पे अगर अप्लाई होता है तो इस देश में तो फिर कोई जेल ही नहीं जाए। फिर तो आपका क्लैरिटी ही नहीं है। वर्शिप एक्ट पे कितने लोग चाह रहे हैं कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, इसे खत्म कीजिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। तो मोदी जी ये रवैया तो सही नहीं है। आपको कुछ करना होगा मोदी जी, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इस तरह से अगर आप कॉकरोचों के आगे, तिलचट्टों के आगे अगर आप झुक जाते हैं तो ये देश के लिए सही संदेश नहीं है। इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा मोदी जी, और बाकी आप खुद समझदार हैं। दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग को अगर कुछ कमेंट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।